नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बजट सत्र सदन में बोले सीएम धामी। नीति आयोग की फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में राज्य को दूसरा स्थान, बोले वित्तीय अनुशासन में मिली राष्ट्रीय पहचान। भराड़ीसैंण विधानसभा का बजट सत्र, एलपीजी गैस की कमी को लेकर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष आर्य ने कहा, होटल व्यवसायी और छात्रावास भी हो रहे प्रभावित। कुलदीप यादव की मसूरी में शादी, रिंकू सिंह युजवेंद्र चहल मसूरी पहुंचे, बोले भाई की शादी फुल डांस होगा। धारी देवी समेत चारधाम मंदिरों में मोबाइल फोन बैन, लॉकर और वन वे सिस्टम के साथ होंगे दर्शन, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक। और 3 जिलों में बर्फबारी, 5 में बारिश की संभावना। सोमवार को पूरे प्रदेश में बरसेंगे बादल। देहरादून में पारा 34 डिग्री के पार। उत्तराखंड में चल रहे बजट सत्र के दौरान प्रदेश की संस्कृति, जनसांख्यिकी और सामाजिक मूल्यों की सुरक्षा का मुद्दा भी चर्चा में रहा है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार कई महत्वपूर्ण विषयों पर पहले से ही लगातार काम कर रही। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का कानून लागू हुए 1 साल से अधिक समय हो चुका और सरकार इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की डेमोग्राफी और पारंपरिक मूल्यों को सुरक्षित रखना सरकार की प्राथमिकताओं में से है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बेहतर भविष्य मिल सके। हमारी सरकार काफी सारे मुद्दों पर पहले से ही काम कर रही है। यूसीसी का कानून 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया लागू हो गया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ की विरासत वो आगे चले, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य मिले। यहाँ पर किसी प्रकार का जो हमारे मूल्य हैं, देवत्व है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। उसको लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस जो हमने सदन का समय यहाँ पर निर्धारित किया था, उसके अनुसार लगातार यहाँ पर सदन चला है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के 5वें दिन एलपीजी गैस की कमी को लेकर अपोजिशन ने सदन में जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्ष का यह आरोप है कि प्रदेश में कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी के कारण होटल, रेस्टोरेंट, छात्रावास और कई अन्य कारोबार प्रभावित हो रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार को घेरा और कहा कि प्रदेश में रसोई गैस की भारी समस्या बनी हुई है, जिससे आम जनता के साथ होटल व्यवसायी और हॉस्टल भी प्रभावित हो रहे हैं। आज राजधानी से लेकर पूरे प्रदेश में रसोई गैस की समस्या से हमारी पूरा समाज प्रभावित है, जूझ रहा है, लेकिन रसोई गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है और व्यावसायिक गैस सिलेंडर पर सरकार ने रोक लगा दी है। पर्यटन प्रभावित हुआ है, होटल, ढाबे और जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है और जो छात्रावास हैं, जहाँ पर पेइंग गेस्ट के तौर पर हमारे बाहर के जो छात्र छात्राएं यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ रही हैं, पूरा प्रभावित है। आज उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गैस सिलेंडरों की कथित कालाबाजारी को लेकर विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश में रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और बढ़ती कीमतों से आम जनता बेहद परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर प्रभावी कार्रवाई करने में बच रही है। तो वहीं इस पर सीएम धामी का बयान भी सामने आया है।
जहाँ पर भी कोई गड़बड़ी होगी वहाँ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं समझता हूँ इसमें प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। ये एक विश्वव्यापी चुनौती है, इसमें पूरे विश्व के अंदर चल रही है, लेकिन हमारे देश के अंदर या राज्य के अंदर कहीं कोई परेशानी नहीं है और सभी प्रबंध कर दिए गए हैं। उसकी मैं स्वयं समीक्षा भी कर रहा हूँ। गैरसैंण के विधानसभा के अंतर्गत वर्तमान में चल रहे बजट सत्र के दौरान सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। बता दें कि प्रदेश की वन भूमियों पर लंबे समय से रहने वाले लोगों को अब जल्द ही भूमिधारी अधिकार दिया जाएगा और ऐसे भूखंडों को गैर आरक्षित वन भूमि घोषित करने का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने प्रदेश सरकार के इस ऐलान की सराहना की है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान है वो स्वागत योग्य बयान है, क्योंकि वन भूमि में बसे हुए लोग मालिकाना हक के लिए बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और तमाम मामले अदालतों में भी चल रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा करके निश्चित रूप से ऐसे लोगों के हितों की रक्षा के लिए बात की है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही सरकार इसके लिए एक अलग से नीति बनाकर और कैबिनेट में इसका फैसला लेकर निश्चित रूप से इनको मालिकाना हक दिलाने का काम करेगी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन रहा। सदन की कार्यवाही के बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक खींचतान भी देखने को मिली। एक ओर जहां सरकार बजट सत्र के दौरान विभिन्न योजनाओं और नीतिगत निर्णयों को सामने रख रही, तो वहीं दूसरी ओर अपोजिशन का ये आरोप है कि कई जनहित से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पा रही। इसी विषय पर हमारे संवाददाता यशदीप आर्य ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। बजट सत्र का आज 5वां दिन है और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य जी। मैम, अभी 3 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया, क्या क्या महत्वपूर्ण अभी तक देखने के लिए मिला है? देखिए, मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण बहुत प्रश्नकाल था और प्रश्नकाल में हमारे सभी मंत्रीगणों ने बहुत शानदार जवाब दिए हैं, ये हमने देखा है। और इसी प्रकार से जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव में जो विपक्ष को लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण विषय है, उस पर जो है संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना उद्बोधन भी दिया है। और जिस प्रकार से अभी तक कार्यवाही चली है, सरकार की पूरी मंशा साफ दिख रही है कि बहुत सुव्यवस्थित तरीके से पूरी जवाबदेही के साथ में सदन संचालित हो। मैम, विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जो सत्र का समय है वो बढ़ाई जाए, अवधि बढ़ाई जाए, उससे भी देखिए, मुझे लगता है कि सत्र का समय कितना रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, कार्य मंत्रणा समिति में डिक्लेयर होता है। और कार्य मंत्रणा समिति का यदि आज हम देखेंगे उनकी सिफारिशें, तो ये सदन का आज बजट का पारण है। तो मुझे लगता है जितना एजेंडा है दिन उतने ही रहने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, जिन्होंने बताया कि जितना भी महत्वपूर्ण जो निर्णय थे वो लिए गए हैं और अभी तक जितने भी कार्य की मंत्रणा के बाद जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि जो अवधि है वो बढ़नी चाहिए, उसके ऊपर भी रेखा आर्य जो है कैबिनेट मंत्री, उन्होंने खुलकर बोला है। हम भी यहाँ पर लगातार अपनी खबर पर नज़र बनाए हुए हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित कुमार के साथ यशदीप आर्य, जन टीवी बढ़ारी से। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों को लेकर बहस तेज होती दिखाई दे रही। सदन में व्यवस्था, जवाबदेही और जनहित से जुड़े विषयों पर लगातार चर्चा हो रही। इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सरकार का ये प्रयास रहता है कि सदन में उठाए गए सवालों का स्पष्ट और संतोषजनक जवाब दिया जाए। देखिए, विपक्ष का धर्म है और विपक्ष केवल चुनावी राजनीति के हिसाब से सत्र का उपयोग करने का प्रयास करता है। हर सत्र में भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर और हमेशा प्रश्न अग्राह्य किया जाता है, क्योंकि सरकार का जवाब जो है वो ऐसा जवाब होता है कि पूरे प्रदेश की जनता को संतुष्टि करता है। आज भी उठा रहे, जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान कुपोषण का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आया है। अपोजिशन लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और कुपोषण की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा। अपोजिशन का ये कहना है कि प्रदेश में कुपोषण की समस्या गंभीर बनी हुई है और इसे लेकर सरकार की नीतियां प्रभावी साबित नहीं हो रही हैं।
कुपोषण पर बताया, थोड़ा पीछे करो इसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जवाब दिया कि उत्तराखंड की 56% महिलाएं जो 16 साल से 49 साल की उम्र तक हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। 25% से ऊपर बच्चे स्टंटेड हैं, कुपोषित हैं। तो ये 5 साल ही नहीं 10 साल सरकार के जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सल्ट विकास खंड में अब तक 7 से 10 शिविर आयोजित किए जा चुके। खंड विकास अधिकारी सल्ट देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि इन शिविरों में लोगों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया और कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान भी किया गया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 819 विभिन्न प्रकार की समस्याएं और शिकायतें शिविरों में प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 594 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इसके अलावा 674 अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सल्ट में अभी तक 10 से 7 कैंप संपन्न हो चुके हैं, जिसमें से 819 विभिन्न प्रकार की समस्याएं प्राप्त हुई हैं। 819 के सापेक्ष 594 शिकायतों का कार्यस्थल पर ही सभा स्थल पर ही निस्तारण कर दिया गया तथा इसमें 674 अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र भी निर्गत किए गए और अन्य योजनाओं से भी कई लोगों को लाभ दिया गया। 2396 अन्य प्रकार के प्रमाण पत्र निर्गत किए गए। इस प्रकार ये बहुत एक जनउपयोगी और महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, इसमें सभी डिपार्टमेंट की जो शिकायतें हैं या जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं लगभग सबसे ज़्यादा। लेकिन इसमें देश के कई हिस्सों की तरह ऊधम सिंह नगर जिले में भी घरेलू गैस सप्लाई को लेकर अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। काशीपुर में जहां गैस एजेंसी संचालक सप्लाई सामान्य होने का दावा कर रहे, वहीं जसपुर और दिनेशपुर में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें नजर आ रही। जिलाधिकारी की अफवाहों से बचने की अपील के बावजूद लोग गैस की किल्लत की आशंका में एजेंसियों के बाहर पहुंचने लगे। दिनेशपुर में बीते 2 दिनों से घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। भारत गैस एजेंसी के बाहर सुबह 4 बजे से ही उपभोक्ताओं की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं। लोग घंटों इंतजार करने के बावजूद सिलेंडर मिलने को लेकर असमंजस में नजर आते हैं। तो अभी वर्तमान में गैस की स्थिति सही है, सप्लाई आ रही है। थोड़ा सर्वर ना चलने की वजह से गैस की बुकिंग कम हो रही है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। सप्लाई सही है, सप्लाई सही आ रही है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपदवासियों को ये कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि गैस की आपूर्ति, एलपीजी गैस की जो सिलेंडर, घरेलू सिलेंडर की जो आपूर्ति है वो सामान्य रूप से चल रही है। इसमें एक ऑनलाइन बुकिंग की प्रक्रिया है जिसमें कुछ दिन निर्धारित किए गए, 25 दिन निर्धारित किए गए। उसके बाद सभी को जो है सामान्य रूप से इसकी आपूर्ति की जाएगी। तो इसमें इस वजह से किसी भी तरीके का कोई भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो ये व्यवस्था की गई है कि जिला प्रशासन हर जगह जो भी हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जो बॉटलिंग पॉइंट्स हैं, उन पे अपनी अपनी टीम्स को बिठाएगा और उन टीम्स के माध्यम से ही वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। कई बार हम लोग देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में डाइवर्जन की भी संभावनाएं लोग करते हैं और जहाँ पे जो हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं वहाँ पे जाकर ओवरचार्जिंग की भी शिकायतें प्राप्त होती हैं। तो इनको पूरा दूरी करने के लिए कंट्रोल रूम भी पूरा एस्टैब्लिश कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर्स हम लोग आपके माध्यम से पूरे प्रसारित कर रहे हैं। 4 लैंडलाइन और 2 हमारे मोबाइल नंबर्स हैं। ज़रूरत पड़ने पर इनको और बढ़ाया भी जाएगा। सभी लोग अपनी शिकायत इस नंबरों पर कर सकते हैं। ये आपदा प्रबंधन का हमारा कंट्रोल रूम है, वेरी वेल ट्रेंड, यहाँ पे लोगों को बैठा रखा गया है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। और रुड़की में एक बार फिर से हमारे चैनल की खबर का दमदार असर
सामने आया है। दरअसल हमारे चैनल ने रुड़की की एक खबर चलाई जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई है, जहां पर रुड़की में अवैध खनन से जुड़े एक वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। खबर चलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लड़ ने झबरेड़ा थाने के अंतर्गत आने वाले इकबालपुर चौकी के चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शिकायतकर्ता के द्वारा पूरा मामला मीडिया के सामने रखा गया, जिसमें उसने अपनी जान का खतरा बताया था और मोबाइल फोन की ऑडियो में अवैध खनन से जुड़े लेन देन और चौकी प्रभारी से संपर्क की बात भी सामने आई थी। चौकी इकबालपुर थाना झबरेड़ा, यहाँ पे एक ये आरोप लगा था, एक पुलिस कर्मचारी को किसी ने शिकायत करी, किसी व्यक्ति ने कि एक जगह खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, और उसके बाद जो पुलिस कर्मचारी है उसके द्वारा उसको खनन वाले को फ़ोन करा जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारी शिकायत हुई है, तुम खनन बंद कर दो। और इस संबंध में फिर उसको बताया जाता है कि यहाँ पे कोई खनन नहीं हुआ। तो इस संबंध में एक रिकॉर्डिंग जो है वो प्राप्त हुई। तो चूँकि प्रथम दृष्टया इसमें दोष पाया जा रहा है कि इनकी मिलीभगत होने की एक संभावना है, तो इसी के दृष्टिगत जो है इसमें चौकी कर्मचारियों की संलिप्तता की जांच हेतु एसपी देहात को एक पूरी जांच दी गई है। और चौकी में जो कर्मचारी थे, चौकी प्रभारी, निरीक्षक, 2 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल, सभी को पूरी चौकी को निलंबित किया गया। डोईवाला के प्रेमनगर बाजार में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंशुल त्यागी के नेतृत्व में तमाम महिलाएं गैस सिलेंडर को हाथों में लेकर डोईवाला प्रेमनगर दुधली तिराहे पर सड़क पर बैठी और जहां उन्होंने सड़क पर गैस सिलेंडर सर पर उठा रखा था, तो वहीं हाथों में तख्ती लेकर सड़क पर चूल्हे में खाना बनाती हुई नजर आई। कांग्रेस नेता अंशुल त्यागी ने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार आज पूरे तरीके से फेल हो चुकी। लगातार बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की समस्या से आम जनता बेहद परेशान है। जेब में जरा वो भी चेक कर लीजिए, कहीं आपके श्रीमती जी का फोन भी ना आ रहा हो कि गैस खत्म हो गई। गैस के दाम तो बढ़ा दिए, लेकिन किल्लत इतनी ज्यादा बढ़ गई, काला बाजारी पहले शुरू कर दी है। इसीलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार में 500 का सिलेंडर था तो इनके दिग्गज नेता स्मृति ईरानी जैसे नेता बड़े बड़े प्रदर्शन करते थे, कहीं लौकी तोरी गले में डाल के, कहीं गैस के ऊपर। आज इन्होंने 932 रुपए का सिलेंडर कर दिया, उनको बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है। हाँ, मिल नहीं रहा है, तभी तो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा है और सब परेशान हो रहे हैं। फिर से लाइन लगाने की नौबत आ गई और लकड़ियाँ जलाने की नौबत आ गई है। और महंगाई इतनी हो गई कि 940 रुपए नागागीर में सिलेंडर मिल रहा है। रामनगर के सरकारी अस्पताल में संविदा पर तैनात एक महिला कर्मचारी सुबह ड्यूटी के लिए घर से अस्पताल के लिए निकली। घर से कुछ दूर रेलवे पटरी पर एक अनजान युवक ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, उसका मुंह दबाते हुए नीचे गिरा दिया और छेड़खानी और मारपीट की है। इतना ही नहीं, महिला का फोन भी छीना। मुकाबला करने पर युवक भाग गया। इस घटना के बाद से अस्पताल में काम करने वाली अन्य महिला कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल है। पुलिस युवक को तलाश कर रही है। रामनगर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था से लगने वाले जाम और अवैध अतिक्रमण से जनता को निजात दिलाने के लिए शुक्रवार को एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने नगरपालिका सभागार में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पुलिस, यातायात, परिवहन, नगरपालिका, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग के अलावा विभिन्न वाहन यूनियन के पदाधिकारी और फर्ड ठेले कारोबार से जुड़े लोग मौजूद रहे। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने इस दौरान कहा कि आगामी पर्यटन सीजन को ध्यान में रखते हुए नगर की मुख्य सड़क रानीखेत रोड पर बिगड़ी यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यहां पर खड़े होने वाले ट्रक, बस, टैक्सी और जिप्सी वाहनों के लिए निर्धारित जगह पर ही ये खड़े किए जाएंगे। इसके अलावा ई रिक्शा और टेम्पो वाहनों के लिए भी रूट तय किया जाएगा। बैठक हमने रखी थी और सभी स्टेक होल्डर इसमें शामिल थे, जैसे डिपार्टमेंट्स तो थे ही थे। इसके अलावा हमने जो ट्रक यूनियन है, व्यापार मंडल है, रिक्शा है, रेडी वाले हैं, सभी को इसमें बुलाया था। तो इसमें
सभी को यही डायरेक्शन दिए गए हैं, क्योंकि ये जो शहर है इसमें चूँकि आने वाले समय में पर्यटकों का भी आवागमन तेज होगा जब बच्चों की छुट्टियां पड़ती हैं, तो उसको लेकर भी और वैसे भी वर्तमान में अगर हम देख रहे हैं तो हर जगह हमको ट्रैफिक की समस्या देखने को मिल रही है। तो हमने ट्रकों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं, बसों के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं। उनके लिए चिन्हित जगह है, वहाँ पे वो आपका ट्रकों को भी पार करेंगे, बसों को भी पार करेंगे। रेडी ठेले वालों के लिए जो बेंडिंग जोन वगैरह है कुछ चिन्हित है, कुछ हम और चिन्हित करेंगे, लेकिन उनको भी ये कहा गया है कि भले ही आप सड़क के किनारे लगे हों लेकिन व्यवस्थित रूप से लगे हों जो अच्छा भी लगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।